फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, बंगाल रिजल्ट के बाद सड़कों पर जश्न, टीएमसी का खेला खत्म, मोदी अमित शाह। तो चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बंगाल के रिजल्ट के बाद से बंगाल के कई इलाकों में ऐसे सेलिब्रेशन हो रहा है मानो बंगाल को आजादी मिल गई। हमने बहुत सारी मीम्स और ये सब की है। मार रही है। अच्छा, और झंडा मारे गुस्सा तो आ ही रहा है, बीजेपी का झंडा उसके मुंह पर। हाँ, मैं ये कह रही थी कि इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में तीखे रिएक्शन और गजब में बहुत हमने वीडियोस की हैं मीम से रिलेटेड। और आज ही इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में फर्स्ट वीडियो आज की देखना, वो भी बहुत बढ़िया है मीम्स की। तो देखना और देखना कि कैसे वहाँ की जनता जो है जश्न मना रही है और किस किस तरह से हर एक ने अपने ना रील्स और शॉर्ट्स और मीम्स बना बना के अपनी खुशी दिखाई है। इतने वो खुश हो रहे हैं जिस तरह से मतलब उनको आज़ादी मिली हो, ऐसा लगता है। साल 2019 का लोकसभा चुनाव था। चुनाव के दौरान पश्चिम मेदिनीपुर में चंद्रकोना में ममता बनर्जी का काफिला निकल रहा था। वहां कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ममता बनर्जी ने गाड़ी रुकवाई, बाहर निकली और लोगों को टोकते हुए कहा कि वो अपराधी हैं और बाहर से आए। उस समय पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हमने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। अब साल 2026 में उसी बंगाल के अंदर लोग ममता बनर्जी को ट्रोल कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों सब जय श्री राम सब कर रहे हैं, क्योंकि उसने ये हरकत की हुई थी अपने जब राज था उसका। अब ऐसा क्यों हो रहा है और जनता ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, क्यों सेलिब्रेट कर रही है, उसके बारे में आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। शुरू करते हैं। West Bengal has turned the page on the Mamata Banerjee era. The Bharatiya Janata Party has secured the historic mandate in a state which was once considered to be the toughest political frontier. तुम्हारे दिमाग में था कोई टफेस्ट नहीं था। टू बी द टफेस्ट तुम्हारे दिमाग में है, क्योंकि लोग पागल नहीं है, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। उनको इतना डराया धमका के रखा हुआ था। ये तो हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने इससे पहले क्लीन अप क्यों नहीं किया। Minister Mamata Banerjee refuses to resign despite losing the state election. The TMC chief said her party did not lose the polls. She cast doubt over the election results. History scripted in West Bengal. She did not lose the poll. She lost badly. She badly lost the poll. उसको ये है कि मेरे को ये मत बोलो मैं हारी हूँ, ये बोलो मैं बहुत बुरी तरह हारी हूँ। इसलिए हो गए लोग। हाँ, पागल हो गए, पागल। इनको मेंटल हॉस्पिटलों में भेजो। Bengal. In a stunning political earthquake, the BJP achieved what once seemed nearly impossible. अब दोस्तों, किसी भी राज्य में सरकारें बदलती रहती है, लेकिन बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के जाने के बाद लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आखिर क्यों? इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला कारण है करप्शन और स्कैम। अब हर गिरती हुई सरकार पर इस तरह के आरोप तो लगते ही हैं कि उसने भ्रष्टाचार किया और स्कैम कर डाला, लेकिन बंगाल के मामले में ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 70 के दशक में भारत की जीडीपी में बंगाल का हिस्सा 10% था। वो 2023 में गिरकर आधा रह गया। रेवेन्यू डेफिसिट यानी को देखें तो वहां भी बंगाल का बुरा हाल है। राज्य सरकार अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो बंगाल का फिस्कल डेफिसिट यानी घाटा उसकी जीएसडीपी यानी टोटल कमाई का 4% है, जो कई मिडिल इनकम वाले राज्यों से ज्यादा है। सीधे शब्दों में बताऊं तो अगर बंगाल की टोटल इकोनॉमी 100 रुपए की है तो सरकार अपनी इनकम से 4 रुपए ज्यादा खर्च कर रही है, यानी सरकार को 4 रुपए उधार लेना पड़ रहा है। इसी ने सरकार देना ही नहीं जो उधार को लगातार उधारी के दलदल में गिरा दिया है। सीएजी की रिपोर्ट 2022-23 के हिसाब से बंगाल का कुल कर्ज 7 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तब 2 लाख करोड़ का था। राज्य का डेट टू जीएसडीपी रेशियो 33% से ज्यादा है। डुबा दिया अगले ने। एक एक को पकड़ो, उनकी पूरी जमीन जब्त करो और ये जो डेफिसिट है ना उसको पूरा करो। कैसे लेके आते हो यार, जो स्टेट को डुबा देते हैं। स्टेट ही डुबा डाला, सोचो। वाला है। इसका सीधा मतलब समझे तो अगर बंगाल की टोटल इनकम 100 रुपए है तो राज्य पर 33 रुपए 70 पैसे का कर्ज है। अब सवाल ये है कि बंगाल इस तरह के गड्ढे में गिरा कैसे? इसका सीधा जवाब है करप्शन और स्कैम्स। इसके कई एग्जांपल्स मिलते हैं। बंगाल को अक्सर भारत की पॉन्जी कैपिटल कहा जाता है, यानी एक ऐसा स्टेट जहां पॉन्जी स्कीम या आसान भाषा में धोखाधड़ी वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बड़े पैमाने पर पनपती हैं। 2010 से 14 के बीच बंगाल में शारदा चिटफंड और रोज वैली जैसे दर्जनों पॉन्जी स्कीम सामने आए थे। एक अंदाजे के मुताबिक इन घोटालों में लगभग 4 से 6 बिलियन डॉलर यानी लगभग 33,000 से 50,000 करोड़ रुपए का हेर फेर हुआ। यही सब अगर अपनी डिफेंस में डालें हम अपने देश की, कहां से कहां पहुंच जाएं। जिससे करीब 17 लाख इन्वेस्टर्स जो ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास थे उनकी गाड़ी कमाई डूब गई। इसके अलावा बंगाल में 2024 में 25,000 टीचर्स की भर्ती को रद्द करने वाले अदालती फैसले ने वहां के मिडिल क्लास को झकझोर दिया। एलिजिबल उम्मीदवारों की जगह पैसों के बदले नौकरी देने की बात ने हर घर को अफेक्ट किया। आवास योजना और राशन कार्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोकल टीएमसी नेताओं के मांगे जाने वाले कट मनी ने यानी कमीशन ने गरीब तबके को सरकार का दुश्मन बना दिया। पंचायत लेवल पर सत्ता का दुरुपयोग और ऑपोजिशन के खिलाफ हिंसा ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां लोग बदलाव के लिए तैयार थे।
और यहीं से हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, वायलेंस यानी हिंसा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और बाकी इंडिपेंडेंट डेटा प्रोजेक्ट्स जैसे ACLED की माने तो बंगाल सबसे ज्यादा वायलेंट स्टेट था। NCRB 2018 रिपोर्ट के हिसाब से इस साल बंगाल पॉलिटिकल हत्याओं और दंगों के मामले में नंबर 1 था। ममता राज के दौरान 2016 में दुलागढ़, 2017 में बदूरिया बसीरहाट, 2018 में आसनसोल और 2013 में हावड़ा रिसड़ा जैसे बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए। 2011 से 2020 के दौरान बंगाल में 114 राजनीतिक हत्याएं सरकारी दस्तावेजों पर दर्ज की गई और जो दर्ज नहीं की गई यानी रिपोर्ट नहीं की गई उसकी तो कोई गिनती नहीं है दोस्तों। 2021 के असेंबली चुनाव के बाद हुई हिंसा में गृह मंत्रालय और डिफरेंट जांच कमेटियों के अनुसार लगभग 25 से 50 लोगों की जान गई, जिसमें ज्यादातर भाजपा कार्यकर्ता बताए गए थे। 2023 पंचायत चुनाव में अकेले 70 से अधिक लोग मारे गए थे। भाजपा का दावा है कि उनके 200 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या पिछले 5 सालों में हुई है। और भाजपा ही नहीं बल्कि वामपंथियों का भी दावा है कि उनके सैकड़ों काडर 2011 के बाद से TMC का शिकार हुए। 2016 के मुकाबले 2021 के चुनाव में वायलेंट घटनाओं अभी आज लेटेस्ट नहीं न्यूज़ सुनी, वो जो उनका PA है उसके साथ क्या किया इन्होंने, वो भी तो देखो। उसको तो मतलब हद ही हो गई है, इतनी गुंडागर्दी और इतनी हिम्मत, वो भी अब जब हार गई है तब भी हिम्मत दिखा रही है, इतना दिखा रही है अपनी दादागिरी। लोगों को डराना चाहती है ना अभी भी वो। 60% की बढ़त देखी गई थी। 2021 में 278 घटनाएं दर्ज हुई, जबकि 2023 में पंचायत चुनाव में आंकड़ा 327 तक पहुंच गया। अब इस वायलेंस का यानी इस हिंसा का नतीजा ये हुआ कि लोग बंगाल छोड़कर भागने लगे। 2021 चुनाव के बाद हजारों भाजपा समर्थक और कार्यकर्ता घर छोड़कर असम और ओडिशा के कैंप्स में रहने को मजबूर हुए। कलकत्ता हाईकोर्ट से बनाए गए ह्यूमन राइट्स आयोग की रिपोर्ट में बंगाल की स्थिति को यह कहकर सामने रखा गया कि बंगाल में कानून का राज नहीं बल्कि राज करने वालों का कानून है। 2018 के पंचायत चुनाव में 34% सीटों पर विपक्ष अपना उम्मीदवार तक नहीं उतार पाया क्योंकि हिंसा और धमकियों के कारण उन्हें नॉमिनेशन करने से रोक दिया गया था। बाय गॉड, हिंसा ने, इस वायलेंस ने 15 साल तक जनता के बीच एक ऐसा माहौल बना दिया कि जनता सोचने लगी कि भैया वेलफेयर स्कीम्स का क्या फायदा जब जान ही नहीं बचेगी तो। हैं? बात तो सही है। वैसे सही बातें हमारे TRP चैनल पर भी होती हैं, यानी हमारे पॉडकास्ट वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और इसी पर हमने एक अमेजिंग पॉडकास्ट किया है, बात हो रही तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। यशवंत ने, आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर ममता वैक्सीन में दिया है। द रौनक पॉडकास्ट चैनल का नाम है, याद रखना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बंगाल की स्ट्रक्चरल पॉलिसी पैरालिसिस की। जी हाँ, TMC की सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। जब ममता बनर्जी ने 2026-27 का राज्य का बजट पेश किया तो वहां इंडस्ट्री और मिनरल्स के लिए जो टोटल खर्च था वो केवल 0.7% उसका हिस्सा रखा गया। बजट का लगभग 45% यानी तकरीबन 2 लाख करोड़ तक का जो हिस्सा था वो केवल वेलफेयर स्कीम्स और कैश स्कीम्स जैसे लक्ष्मी उसी में खाएगी ना, उसमें वो करेगी ना गपले भंडार पर खर्च हो स्कीम रहा से। था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये वो स्कीम है तो किसी को मिल ही नहीं रही। गरीबी हटाने की बजाय गरीबी मैनेज करो जैसा है, क्योंकि नए रोजगार तो पैदा होने वाले उद्योग लग नहीं रहे हैं तो रोजगार होगा कैसे। अब आपको लगेगा कि उद्योग अगर बंगाल में नहीं है तो भैया बेरोजगारी दर तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन यही तो कैच है दोस्तों, यही तो पेंच है। बंगाल की बेरोजगारी दर मात्र 3.6% दर्ज की गई, जो नेशनल एवरेज यानी 4.8% से काफी कम है। आंकड़ों के हिसाब से बंगाल गुजरात और कर्नाटक के बाद देश के उन टॉप 5 राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी सबसे कम है। लेकिन असली खेल माइग्रेशन में सामने आता है। क्या बात कर रहे हैं? सब लोग घूम छोड़ के जा रहे थे। ये वही आंकड़ा है जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। अगर बेरोजगारी इतनी कम है तो बंगाल के युवा बाहर क्यों जा रहे हैं? बंगाल सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार लगभग 22 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। बंगाल में बेरोजगारी दर इसलिए कम दिखती है क्योंकि लोग काम की तलाश में बंगाल छोड़ देते हैं। वो केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जाकर छोटे मोटे काम कर लेते हैं, इसलिए वो बेरोजगार की कैटेगरी में आते ही नहीं। लेकिन वो अपने राज्य में रोजगार नहीं पा रहे हैं, ये तो क्लियर है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार युवा बेरोजगारी दर 9.9% है। बंगाल में हेवी इंडस्ट्रीज और IT सेक्टर की कमी के कारण हाईली एजुकेटेड यंगस्टर्स जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स कोलकाता की बजाय बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे जाना पसंद करते हैं। सुन लो, यही कारण है कि इस बार युवाओं ने भी ममता को वोट। हाँ हमने देखी है, वही तो मैं कह रही हूँ, जो हमने मीम्स किए ना उसमें देखो कि युवा भी बोल रहे हैं कि जो भी है हम तो देंगे ही देंगे, मोदी जी को ही देंगे, BJP को ही देंगे। देखना वो युवाओं की वीडियो। बात कभी और करेंगे दोस्तों। फिलहाल महिलाओं की बात करते हैं। सोचिए कि बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री थी इतने सालों से, लेकिन इस चुनाव में महिलाओं ने ही ममता को रिजेक्ट कर दिया। 2021 अरे क्या उसने तो खुद ही वही तो। इसके विधानसभा चुनाव में TMC को महिलाओं का करीब 50% से अधिक वोट मिला था। 2021 की बात कर रहा हूं मैं। इस बार के चुनाव में TMC को करीब 8 से 10% का नुकसान हुआ है। भाजपा का महिला वोट शेयर जो 2021 में करीब 37% था वो बढ़कर 44% के पार पहुंच गया है। ये 7% का जो स्विंग है यही भाजपा की जीत का बड़ा कारण बना। अब सवाल है कि महिलाओं में ये गुस्सा था क्यों? इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। पहला कारण यही खाली नहीं था, साथ में उन्होंने हिंदू महिलाओं को डरा के बंद करके रखा हुआ था कि तुमने बाहर निकलना नहीं है वोट करने, अगर तुम्हारी औरतें निकली वोट करने तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, डरा के रखा हुआ था। जानते हैं
क्राइम अगेंस्ट वीमेन। ममता बनर्जी के 15 साल के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े न केवल बढ़े बल्कि उनकी नेचर ऑफ क्राइम ने पूरे देश को चौंका दिया। एनसीआरबी के 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में होने वाले एसिड अटैक्स यानी एसिड के हमलों में से लगभग 27.5% अकेले पश्चिम बंगाल में होते हैं। एसिड हमलों और महिलाओं के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों में सजा होने की दर बंगाल में राष्ट्रीय एवरेज से काफी कम रही है, जो अपराधियों के मनोबल को भी बढ़ाता है। दोस्तों 2024 में हुए आरजी का मेडिकल कॉलेज कांड ने बंगाल के क्राइम डेटा में एक नया और डरावना पहलू भी जोड़ दिया। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार बंगाल से गायब होने वाली महिलाओं और बच्चियों के भी नंबर्स डराने वाले हैं। 2019 से 2021 के बीच भारत में कुल 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं लापता हुई, जिनमें से 1,93,823 मामले अकेले बंगाल से थे। बंगाल में दुष्कर्म और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में सजा मिलने की दर नेशनल एवरेज से बहुत कम रही है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार जहां कई राज्यों में सजा की दर 25 से 30% है, बंगाल में अक्सर 10% से भी नीचे रही है। मतलब इसका यह है कि 100 में से 90 आरोपी जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते हैं या क्राइम करते हैं वो या तो बरी, वो तो एक औरत होके औरतों की सेफ्टी को नहीं कर पाई और उल्टा ये बोलते कि रात को मत निकलो। और वहां पे योगी जी ने इतना अच्छा किया है कि कभी भी रात को निकले मेक श्योर होता है कि भैया वहां पे लेडीज सेफ हो। इनफेक्टिव लीडर थी, एंड ऑफ स्टोरी। बहुत ही हो जाते हैं या मामला लंबे समय के लिए लटक जाता है। इससे महिलाओं में सिक्योरिटी का भरोसा टूट गया और ममता को महिला होने के बाद भी बड़े तबके का वोट नहीं मिल पाया और वो हार गई। टीएमसी को और ममता बनर्जी को महिलाओं का जो इतना कम वोट मिला उसका एक मेन कारण था टीएमसी के स्ट्रक्चरल सिंडिकेट। सबसे बड़ा और भयानक चेहरा संदेश खाली था। एनएचआरसी की स्पॉट इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि यहाँ महिलाओं का उत्पीड़न कोई एक घटना नहीं बल्कि सालों से चल रहा एक सिलसिला था। रिपोर्ट के अनुसार लोकल महिलाओं को देर रात पार्टी दफ्तरों में बुलाया जाता था, मना करने पर उनके परिवारों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती थी। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद आरोपियों जैसे शेख शाहजहां और उनके गुर्गों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। एनएचआरसी ने पाया कि 2024 की शुरुआत तक 25 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले उस पर दर्ज किए गए थे, जिनमें से कई सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित थे। शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों ने अवैध रूप से हजारों एकड़ खेती की जमीन भी कब्जा ली थी और उन्हें जबरन फिशरीज में बदल दिया था। रिपोर्ट में सामने आया कि किसानों से उनकी अपनी ही जमीन पर काम कराया जाता था, लेकिन उन्हें देखने में एक नंबर का अनपढ़ गवार जाहिल इंसान। ओह माय गॉड, मुझे तो गुस्सा आता है देख के ये सब। ये देख के तो मुझे गुस्सा आने लग गया। नहीं दी जाती थी, लोगों में समझ नहीं। हिस्सा महिलाओं का होता था। संदेश खाली के एक बड़े वर्ग ने शिकायत की थी कि उन्हें पिछले कई सालों से वोटिंग करने की भी परमिशन नहीं थी। संदेश खाली और हिंगलगंज जैसे सीटों पर महिलाओं का इस बार का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से कहीं अधिक रहा है। यानी जिन महिलाओं ने सालों तक अत्याचार सहा उन्होंने चुनाव के दिन साइलेंट रहकर वोटिंग के जरिए अपना जवाब दिया, जिससे इस इलाके में टीएमसी के बड़े गढ़ ढह गए। कितनी मतलब एक लेडी होके इतना 26 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में संदेश खाली विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार सनत सरदार ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हिंगलगंज से इसी केस की पीड़िता रेखा पात्रा को भाजपा ने अपना टिकट दिया, जो इस बार जीत चुकी हैं। रेखा पात्रा वही महिलाएं जिन्होंने संदेश खाली में शेख शाहजहां और उनके गुर्गों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी। बाकी दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, इस बार के चुनाव में फर्स्ट टाइम फीमेल वोटर्स ने भी सीधे ममता और टीएमसी को रिजेक्ट कर दिया। ममता बनर्जी ने इस बार फिर से बंगाली अस्मिता का कार्ड खेला था, लेकिन पहली बार वोट देने वाली यंग लड़कियों ने ममता बनर्जी के अस्मिता कार्ड की बजाय अपॉर्चुनिटी और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर को चुना। वो उन झालमुरी लेके हाथ में थी क्या? विजन उन्हें ज्यादा साफ नजर आया। साथ ही यंग लड़कियां ये भी ऑब्जर्व कर रही थी और देख रही थी कि विमेन सिक्योरिटी पर खुद स्टेट की मुख्यमंत्री कह रही थी कि लड़कियों को 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है। 7 बजे के बाद? हाँ, वो जेल में है ना कि भैया जेल में तुम्हें 7 बजे अंदर घुसना है। लड़कों को बोलना था ना जो करते हैं कि 7 बजे के बाद निकलोगे तो मैं टांगे तोड़ देंगे, करो गलत काम। वो नहीं बोला। सीरियसली हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाकी चलते चलते मुस्लिम वोट बैंक की भी बात कर लेते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बार ममता के हाथ से मुसलमान वोट भी चला गया तो हैरान होंगे आप। बंगाल की 294 सीटों में से लगभग 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स डिसाइसिव रोल निभाते हैं। इनमें से 43 ऐसी सीटें जहां पर उनकी आबादी 50% से ज्यादा है। भाजपा ने इसी वोट बैंक में सेंध लगाई। जहां साल 2021 में भाजपा के पास इसकी सिर्फ 8 सीटें थी, अब ये 18 हो चुकी हैं। 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने इन 43 में से 35 सीटें जीती थी, जो अब घटकर मात्र 20 रह गई हैं। टीएमसी को यहाँ पर 15 सीटों का घाटा हुआ है। टीएमसी की हार का सबसे बड़ा कारण मुस्लिम वोटों का बिखराव रहा है। मुर्शिदाबाद में एजेयूपी यानी हुमायूं कबीर, कांग्रेस और वाम दलों ने टीएमसी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई है, जिसका सीधा फायदा भाजपा को कई सीटों पर हुआ है। अब फायदे और नुकसान की बातें तो दोस्तों आगे चलती रहेंगी, लेकिन एक आम बंगाली इस सत्ता परिवर्तन से, सरकार के बदलने से इतना खुश हो जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। बंगाल के कई इलाकों में ऐसे सेलिब्रेशन, इतनी वीडियोस आ रही हैं, इतनी वीडियोस और इस टाइप के करते हुए कि देख के हैरानी होती कि इतनी उनको उससे थी प्रॉब्लम, इतनी नफरत हो गई थी लोगों को हो रहा है जैसे कि बंगाल को दूसरी आजादी मिली हो। ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कल से वायरल है सोशल मीडिया पर और शायद बंगाल के लाखों वोटर्स के मन की बात इस वीडियो में कही गई। इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा, वरना पूरी वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। ये देखिए। The morning feels different today. आजाद बंगाल में आप सबका स्वागत है। हमने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से पहले ही बचा लिया है। दोस्तों ऐसे कई वीडियोस लोग, बाय गॉड, उसने बहुत ही सच्ची बात बोली
कि हमने वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनने से पहले बचा लिया है, जल्दी बचा लिया। शेयर वैसे कर रहे हैं सच्ची कि में कैसे बंगाल में उनकी हालत एक नागरिक की हैसियत से, यानी एक सिटीजन की हैसियत से, एक हिंदू होने के नाते और एक बिजनेसमैन होने के नाते इतनी चैलेंजिंग थी इतने सालों से। उम्मीद अब लोग यही लगा रहे हैं कि भैया ये चैलेंजेस कम हो। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने भी बंगाल से जुड़ी ऐसी कोई वीडियो देखी जिसे देखकर आपका दिमाग हिल गया? क्या आप बंगाल से हैं? तो आपका रिएक्शन क्या है इस चुनाव के रिजल्ट के बाद? मैं वो भी पढ़ना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। भैया हमने तो इतने सारी इनकी ये मीम्स और रील्स जो बनाई है वेस्ट बंगाल के लोगों ने देख के हम तो हैरान हो गए थे। हर एक बंदा, एक तो वो देख के कि होली मना रहे हैं और वो भी रंग भगवा, और हर वीडियो में जय श्री राम जय श्री राम। समझ में आ गया था कि ये लेडी ने जो काम किया है ना इन 2011 से, इसने इतनी गुंडागर्दी की हुई थी, इतने गलत काम किए हुए थे, लोगों को डरा के रखा हुआ था। अब उनको सांस आ रहा है, अब उनको हवा मिली है आज़ादी की। वो देख, वो तो मैं जज कर लिया था क्योंकि इतने लोग इतने देखिए ये सब देख के आपको सब कुछ स्केरी लगता है भैया, बहुत डर लगता है। पार्टी ने क्या हाल किया हुआ था अपने स्टेट का, उसे एज ए कंट्री ट्रीट कर रहे थे कि तुम्हारी जागीर है। इट इज वेरी डेंजरस टू सी। और धीरे धीरे उसको ऐसा बना रहे थे जैसे कोई बांग्लादेश बन रहा हो। बहुत ही शॉकिंग टू सी। और वो भी साथ में नेबर बॉर्डर का स्टेट होके, बाय गॉड। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।